हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेआईआईबी फॉर दिसंबर 2026 एग्जाम्स, जिसमें आज हम लोग अपना फर्स्ट पेपर यानी इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। सो इसका मॉड्यूल ए यूनिट 1 एंड ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसको कंप्लीटली बहुत ही अच्छे से समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और इस पर बेस्ड एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए टू गेट ऑल द लेटेस्ट जेआईबी अपडेट्स एंड फॉर प्रैक्टिसिंग जेआईबी क्विजेस। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें सबसे पहले ये जितने भी पॉइंट्स है ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इट विल शो यू द इकोनॉमिक पावर शिफ्ट जो इंडिया और चाइना का था ग्लोबल इकोनॉमी में, कितना उनका कंट्रीब्यूशन था इन द टोटल ग्लोबल जीडीपी, कितनी बड़ी वो इकोनॉमिक पावर थी एंड हाउ इट हैज शिफ्टेड ओवर द इयर्स। तो वो सारी चीजें इन पॉइंट्स में कवर होती है। सो अकॉर्डिंग टू द एंजेस मेडिसन डेटाबेस, इंडिया एंड चाइना कंट्रीब्यूटेड 50.5% of the global GDP in 1000 AD. So एकदम earlier time period की अगर बात करें in the 1000 AD which was like the pre-industrial era, वहां पर इंडिया और चाइना ये मेजर इकोनॉमिक जायंट थे जिनका टोटल कंट्रीब्यूशन मोर देन हाफ था, मोर देन 50% था इन द ग्लोबल जीडीपी। क्योंकि उस समय क्या था, जो ग्लोबल वेल्थ था वो मेनली टाइड अप था टू द पॉपुलेशन साइज एंड टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो ये दोनों ही कंट्रीज में एक तो आपकी मैसिव पॉपुलेशन साइज थी और दोनों ही कंट्रीज एक तरीके से एग्रीटेरियन प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी थी, दोनों ही एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी। तो इसीलिए इन दोनों कंट्रीज इंडिया और चाइना का मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूशन था, विच वॉज टू बी प्रिसाइज 50.5% था कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल जीडीपी। Then by 1600 AD, the figure had risen to 52%, with China accounting for 29% and India accounting for 23% of the global GDP. 1600 AD तक आप देखेंगे तो दोनों का जो कंबाइंड शेयर था वो और ज्यादा राइज हो गया, फ्रॉम 50.5 टू ग्रू टू 52%, जिसमें चाइना जो थी वो लार्जर इकोनॉमिक पावर थी, हैविंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ 29% और इंडिया वाज स्लाइटली बिहाइंड चाइना विद 23% कंट्रीब्यूशन इन द total GDP. A century later, 100 years later, China GDP share had declined and India had risen to 24.4% of the world output. उसके बाद 1700 AD की अगर बात करें तो वहां पर टेम्परेरी डिक्लाइन देखने को मिला चाइना के जीडीपी शेयर का। बाकी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से राइज हो रही थी एंड इट कंट्रीब्यूटेड टू 24.4% ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट। ओके, then come the Britishers. So British colonialism altered the dynamics and by 1820 India's share had plummeted to 16.1%. तो जहां 1700s में 24.4% कंट्रीब्यूशन था इंडिया का इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, वहीं 1800s में सेंचुरी लेटर जब ये ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपैंड हुई, तो उन्होंने काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, काफी मिसमैनेजमेंट किया। ओके, सारा पैसा अपने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन उन सब में लगा दिया और इंडिया में जो था वो उतना ज्यादा आपका क्या है वेल्थ इनफ्लो नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से रॉ मटेरियल से एक्सप्लॉइट करेगा और सब कुछ आउटफ्लो हुआ। तो इंडिया का जो शेयर है वो गिर के 16.1% हो गया। ओके, क्योंकि इंडिया को सिर्फ रॉ मटेरियल रिसोर्सेस, इंडिया से जो भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी वो सब में भी काफी ज्यादा क्या है क्राइसिस देखने को मिला ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड, जिन्होंने बहुत ज्यादा इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया। इन 2024 इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जीडीपी रेज 8.25% और 24 तक इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन था और ज्यादा कम हो गई, आधी रह गई, इट रीच टू अराउंड 8.25%। नाउ मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी। अब देखिए जीडीपी को हम लोग नॉमिनल रियल टर्म्स में मेजर करते हैं, पीपीपी में भी मेजर करते हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी ये रिफ्लेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, काफी कम है इन कंपैरिजन टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, इसीलिए इंडिया की रैंक काफी अच्छी है, विच इज थर्ड इन द वर्ल्ड ओनली आफ्टर यूएसए एंड चाइना एज पर द रिपोर्ट्स which is published by IMF in the World Economic Outlook. तो World Economic Outlook ये पब्लिकेशन है by the International Monetary Fund। तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंक है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी, विच एक्चुअली मेजर्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग।
तो उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंक है दैट इज थर्ड आफ्टर यूएसए एंड चाइना। ना टॉकिंग अबाउट द करेंट सिनेरियो, तो अभी जो इंडिया की जो टोटल लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते थे, उनके टोटल जीडीपी की बात करते थे, इट रीच फोर्थ रैंक पे पहुंच गई थी। बट जो इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट जो रिलीज हुई बाय द आईएमएफ इन 2026 में, जो आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज हुई, वहां पर जो इंडिया की रैंक थी इट स्लिप्ड फ्रॉम फोर्थ टू सिक्स्थ नाउ। पहले जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन गई थी, इट नाउ स्लिप टू सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब जो टॉप 6 इकोनॉमीज है कौन कौन सी है लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जर्मनी, जापान, फिफ्थ पे यूके और फिर इंडिया आ गई। ठीक है, सो यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान, यूके एंड इंडिया। तो ये हम लोग कोशिश करते हैं दिव्य करियर में जितना भी आपका लेटेस्ट चेंजेस आ रहे हैं, मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं, ओके, इकोनॉमी में जो भी आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, न्यू आरबीआई के सर्कुलर्स आ रहे हैं, उनका जो भी इम्पैक्ट है आपके चैप्टर्स में, वो सभी कुछ कवर करें इन यूट्यूब क्लासेस में। क्योंकि आप मैकमिलन बुक से अगर पढ़ोगे तो वो 2023 की है सारी, तो उसमें सारा कुछ आपका ऑब्सोलीट डेटा आपको मिलेगा। बट एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर्स आपको लेटेस्ट सिनेरियो, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से मार्क करने रहेंगे। तो इसीलिए दिव्य करियर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, सारा लेटेस्ट डेटा हमारे क्लासेस में कवर किया जाएगा। ओके, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो इंडिया की जो कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पे आ गया था, वो अब सिक्स लार्जेस्ट पे स्लिप कर गया है। ओके, उसके पीछे दो मेजर रीजंस है। एक तो इंडिया का जो जीडीपी बेस ईयर है वो रिवाइज हुआ है, आपको पता होना चाहिए। पहले 2011-12 था, वो रिवाइज होकर अब 22-23 कर दिया गया है। तो उसकी वजह से कुछ करेक्शंस ऑफ कोर्स आए हैं, जो प्रीवियस ओवर एस्टिमेटेड डेटा थे उसमें चेंजेस हुए हैं। ओके, क्योंकि पहले जीडीपी जो मेजर किए जा रहे थे इन टर्म्स ऑफ 11-12, तो ऑफ कोर्स उतने टाइम पीरियड में काफी चेंजेस आए हैं। तो उसका एक तो बेस ईयर रिवीजन की वजह से इसके जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ा है ओवरऑल, जो मॉनेटरी टर्म्स में जो इसको मेजर किया जाता है। और दूसरा जो इंडिया की करेंसी है उसमें काफी डेप्रिसिएशन हुआ है ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो क्योंकि अब जैसे इंडिया की जीडीपी को अगर मेजर किया जाए इन द डॉलर डिनोमिनेटेड वैल्यू में, तो वो इसलिए कम हुई है बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी अगेंस्ट द डॉलर। तो ये मेजर दो रीजंस थे जो कोट किए गए थे कि इंडिया की इकोनॉमी जो स्लिप करी फ्रॉम 4th to 6th इज बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। पहला तो क्योंकि बेस ईयर में रिवीजन हुआ था, तो कुछ फिगर जो ओवर एस्टिमेटेड थे उनको सही किया गया, रिवाइज किया गया। और दूसरा, करेंसी जो है इंडिया की वो डेप्रिशिएट काफी ज्यादा हुई अगेंस्ट द डॉलर। ओके, तो ये दो मेजर रीजंस देखने को मिले। नाउ टॉकिंग अबाउट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है उसने जो वर्ल्ड इकोनॉमीज है उनको डिवाइड किया है इन 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। लो इनकम इकोनॉमी, लो मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हायर इनकम। इंडियन इकोनॉमी जो है वो फॉल करती है आपकी लोअर मिडिल इनकम में। इस पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, सो अब इनके क्या है, अलग अलग पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो कंट्रीज है उनको इन कैटेगरीज में प्लेस किया जाता है। इंडिया को लोअर मिडिल इनकम में इन्होंने प्लेस किया है एज पर द पर कैपिटा इनकम। सो लोअर मिडिल इनकम में उन कंट्रीज को प्लेस किया जाता है जिनकी जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज लाइंग बिटवीन $996 एंड $389.5। तो जिन कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम मतलब इंडिविजुअल इनकम अगर इस रेंज में आती है तो उनको लोअर मिडिल इनकम में प्लेस किया जाता है। और इंडिया की भी इन्होंने इसी रेंज में बताई है इनकम, पर कैपिटा इनकम, तो इसलिए उसको लोअर मिडिल इनकम में प्लेस किया गया है। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब क्यों लोअर पर कैपिटा इनकम है इंडिया में, उसके पीछे क्या रीजंस है? तो सबसे पहला रीजंस है हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी। India was a backward nation at the time of its independence, and the government addressed the developmental issue through 5-year plans by setting the target, ensuring allocation of funds for the development of various sectors. अब इंडिया एक पुअर इकोनॉमी में आती थी, पुअर कंट्री में आती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करके एक बहुत ही डिवास्टेटेड स्टेट में इंडिया को छोड़ गए थे।
ओके, फिर इंडिया को इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आपकी प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई थी, 5 ईयर प्लान्स बने थे, उसमें 5 ईयर्स के अलग अलग टारगेट्स बने थे जिससे एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जा सके, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट किया जा सके। ओके, तो इस तरीके से इकोनॉमी को ट्रैक में लाने के लिए 5 ईयर्स प्लान डेवलप किए गए थे, जिनका पूरा आपका एक अलग चैप्टर है, उसमें हम लोग डिटेल में इन 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। नाउ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय दीज, ये सारे फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं जैसा भी इंडिया की इकोनॉमी है। लोअर पर कैपिटा रियल इनकम, पर कैपिटा इनकम काफी लो है इंडिया में। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हाई रैपिड ग्रोथ देखने को मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है, जहां पर एक ही फार्म में जितने ज्यादा लोग जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, ईल्ड तो बढ़ता नहीं है। ओके, प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रहा, बस जितने ज्यादा जरूरी नहीं है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं एक ही फार्म में। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक्सेसिव रिलायंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर विच इज द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब मेजोरिटी जो खासकर रूरल पॉपुलेशन है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी सेक्टर फॉर देयर लिविंग। ओके, तो अब जब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर बूस्ट नहीं होंगे तब तक कंट्री क्या है, आगे प्रोग्रेस पाथ पे नहीं बढ़ सकते। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। So these are the major factors which influence the Indian economy characteristics. Now talking about the Indian economy in British period, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो ब्रिटिशर्स थे 1800s में आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए, तो कॉलोनियल रूल था, उसके अंडर में इंडिया का कैसा कंडीशन था। So during the British colonialism, India's commerce, trade and investment were hampered by the unilateral transfer of the capital and raw materials to Britain. So इंडिया को भाई जो रॉ मटेरियल्स थे, इंडिया रिच कंट्री थी नेचुरल रिसोर्सेस में, ओके, तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। चीप रॉ मटेरियल का सोर्स था इंडिया, कॉटन, इंडिगो, ग्रेन, ये सब सारा ब्रिटिश में ट्रांसफर हो रहा था। यूनिलेटरल ट्रांसफर था, वन साइडेड ट्रांसफर था, सब कुछ इंडिया से ब्रिटिश जा रहा था, ब्रिटेन से इंडिया कुछ नहीं आ रहा था। ओके, तो इंडिया एक चीप रॉ मटेरियल मार्केट बन गया था ब्रिटेन के लिए। ओके, और इसको एक तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ ये टर्म भी दिया गया था। हिस्टोरियंस, जो इकोनॉमिक हिस्टोरियंस थे, उन्होंने यही कहा था कि कंटिन्यूसली जो इंडिया का कैपिटल है, नेचुरल रिसोर्सेस, उनको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और वो ब्रिटेन भेजा जा रहा है। जो भी है सारा पैसा उसको यूज किया जा रहा है टू फंड द मिलिट्री एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटेन। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इन सभी में सब यूज किया जा रहा है। जो भी प्रॉफिट होते थे वो ब्रिटिश फर्म में रिपैट्रिएट कर दिए जाते थे। सो इंडिया में इकोनॉमिक रिटर्न क्या था, कुछ नहीं था। सो दैट रिजल्ट इन द डिवास्टेटेड स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। The neglected social sector had a negative impact on the economic's production and productivity. India remained a low quality labor market. साथ में अगर हम लोग सोशल सेक्टर की बात करें तो उस पे भी कुछ ध्यान नहीं दिया गया। कुछ टेक्निकल एजुकेशन, स्किलिंग, ट्रेनिंग, ओके, तो वो सब भी बहुत ही पुअर कंडीशन में थी। और क्योंकि अब जो स्किल्ड मार्केट अवेलेबल ही नहीं था इंडिया में, टेक्निकल एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, उसमें कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाता था, तो इंडिया वाज जस्ट ट्रीटेड एज ए चीप लेबर मार्केट। Dadabhai Naoroji published the first estimates of national income in India in his book Poverty and Un-British Rule in India for the year 1867-68. तो जो इंडिया की स्टेट थी, नेशनल इनकम की स्टेट थी, उसको सबसे पहले मॉनेटरी फिगर्स में दादा भाई नारोजी ने पुट किया अपनी बुक्स में, जिससे कि पता चल सके कि भाई ब्रिटिश के रूल में इंडिया की क्या हालत हो रखी है। So according to him, British India's national income was 340 crores and the per capita income was just 20 rupees per annum at the current prices. तो उनके समय में इतनी खराब हालत थी इंडिया की। ओके, तो उन्होंने ये फिगर्स अपनी बुक में प्रेजेंट करी, जहां उन्होंने बताया पर कैपिटा इनकम was just ₹20 per annum। ये बुक का नाम याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, विच वॉज पब्लिश्ड बाय दादा भाई नारोजी। Now we will talk about the economic recovery dynamism post COVID। अब सबको पता है कोविड के समय में इकोनॉमी उसमें सेटबैक आया ही था ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से। सारे सेक्टर हैम्पर हुए थे एक्सेप्ट द प्राइमरी सेक्टर, बिकॉज एग्रीकल्चर चल रहा था ऑफ कोर्स। ओके, उस पर रोक नहीं लगाई गई थी, बट द इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, सभी पे ही एक सेटबैक देखने को मिला था। सो पोस्ट कोविड वो देखते हैं किस तरीके से रिकवरी मैकेनिज्म देखने को मिला।
So during the first wave of infections, India had witnessed worst recession. GDP contracted by as much as 23.8% in the first quarter of 2020-21. So first quarter जो था उसमें काफी ज्यादा आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, 23.8% का जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला. बट फिर क्या है, थोड़ा थोड़ा फिर इकोनॉमी रिकवरी आने लग गई, लॉकडाउन थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट किए गए, तो वापस से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो वापस से रेज्यूम करी, और जो पूरे साल का इंटायर फिस्कल ईयर का जो कॉन्ट्रैक्शन था इट वाज रिड्यूस टू 6.6% फॉर द इंटायर ईयर का अगर एवरेज निकाला जाए. फर्स्ट क्वार्टर में तो वो 23% तक से ज्यादा गिर गया था. ओके, सो इट प्लेस्ड इंडिया इन अ रिलेटिवली बेटर पोजीशन अमंग द G20 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एनुअल जीडीपी ग्रोथ फॉर 2020. सो इंटायर फिस्कल ईयर का अगर जीडीपी की बात करें तो ओनली कॉन्ट्रैक्टेड बाय 6.6%. सो कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ओके, तो इसमें काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिला था इंडिया में. With the ebb of second wave, economic activity rebounded fast in June 21, remained persistent. Rural demand in particular dropped after the second wave, but the urban demand rebounded. India is expected to overcome the COVID pandemic losses in 12 years period. So, सेकेंड वेव के बाद फिर काफी जल्दी रीबाउंड किया इंडियन इकोनॉमी ने, मोबिलिटी आ गई, ओके, कॉर्पोरेट सेक्टर वापस से वर्क करने लगे, नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला, तो उसकी वजह से अर्बन डिमांड तो बढ़ने लगी. बट जो रूरल डिमांड थी वहां पर रूरल इंडिया में काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला सेकेंड वेव की वजह से, क्योंकि वहां पे रूरल हाउस होल्ड इनकम काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुई, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ा और रूरल कंजम्पशन में डाउनफॉल देखने को मिला. अभी कम से कम इसमें यही एस्टिमेट किया जा रहा है कि कम से कम 12 साल का 12 ईयर समय लग जाएगा जो कोविड पैंडेमिक की वजह से जो लॉसेस हुए हैं उसको रिकवर करने के लिए. प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी डिक्रीजेस ओवर टाइम व्हाइल द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर इंक्रीजेस. अब जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज की अगर बात करते हैं तो वो इसी तरीके से ट्रैक रहता है कि सबसे पहले वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रहती है जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो करता है, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर रहता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दिया जाता है, और फिर सर्विसेज सेक्टर. बट अगर इंडिया की बात करें तो शुरू में एक एग्रीडेरियन इकोनॉमी थी, ऑफ कोर्स इंडिया सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का था, बट हमारा ये जो सेकंड फेज था इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला ये स्किप हो गया और डायरेक्टली हम लोग क्या बन गए, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन गए. ओके, और अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम यही देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता जा रहा है. अभी इसका लोएस्ट कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का इन इंडिया जीडीपी, और हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है, टर्शियरी सेक्टर का है, विच इज द सर्विसेज सेक्टर. The onset of pandemic has increased the primary sector contribution to the economy as agriculture was the only sector allowed to function smoothly during the economic lockdown. सिर्फ अगर लॉकडाउन पीरियड की बात करें, पैंडेमिक पीरियड की बात करें तो उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट था, बिकॉज एग्रीकल्चर वाज द ओनली सेक्टर दैट वाज फंक्शनिंग, क्योंकि हम लोग फूड प्रोडक्शन तो रोक नहीं सकते हैं, बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर काफी ज्यादा हैम्पर्ड हुए थे. In India, the services sector has largely replaced the industrial sector and it now dominates the Indian economy. तो वैसे भी जीडीपी में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन आपका किसका है, सर्विसेज सेक्टर का है. ओके, नाउ फॉलोड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर विच इज द secondary sector and then followed by the agriculture sector which is the primary sector. So GDP contribution में सबसे highest sector is of tertiary sector. Services sector drives the industry and the overall economy and the sector growth and dominance is influenced by the external factor like FDI. तो साथ में FDI भी काफी ज्यादा फ्लो होता है इंडिया सर्विसेज सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, इन सब की अगर बात करें. ओके, so financial services, so they attract the highest share of FDI inflows also. Okay, तो चलिए अब हम लोग MCQs देखते हैं इस फर्स्ट चैप्टर पर बेस्ड. फर्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी. ऑप्शन है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, नन ऑफ द अबव. सो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है इंडियन इकोनॉमी में, सो राइट आंसर है आपका टर्शियरी सेक्टर विच इज द सर्विसेज सेक्टर. नेक्स्ट है व्हाट इज द इंडियाज करंट रैंक इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी एज पर IMF, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ.
सो राइट आंसर है थर्ड। इफ वी मेजर द जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, तो वहां पर इंडिया की रैंक थर्ड है। नेक्स्ट है, एज पर द एंजिस मेडिसिन डेटाबेस, इंडिया शेयर टू ग्लोबल जीडीपी वाज डैश इन 1600 एडी। 8%, 15%, 23%, 30%। सो कितना कंट्रीब्यूशन था इन 1600 एडी? इंडियाज कंट्रीब्यूशन was around 23%. राइट आंसर इज ऑप्शन सी। और चाइना का कितना कंट्रीब्यूशन था? इट वाज अराउंड 29% इन 1600 एडी। नेक्स्ट है, एज पर द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन इंडियन इकोनॉमी इज अ डैश इकोनॉमी। ऑप्शन है लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, हायर इनकम। सबने देखा था वर्ल्ड बैंक ने इकोनॉमीज को 4 कैटेगरी में प्लेस किया है based on the per capita income. So Indian economy falls under the lower middle income category. Option B is the right answer. Next, which statement is true regarding the impact of COVID on Indian economy? Options है pandemic has reduced the profitability of contact intensive businesses. तो ये करेक्ट है, क्योंकि कॉन्टैक्ट बेस्ड सारी चीजें लॉकडाउन की वजह से आपका मोबिलिटी कम हो गया था, आप एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। तो जो कॉन्टैक्ट बेस्ड बिजनेसेस है, हॉस्पिटैलिटी बेस्ड, ओके, लॉजिस्टिक्स, ये सारे इम्पैक्ट हुए ही थे। अनएम्प्लॉयमेंट हिट ऑल टाइम हाई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, जॉब्स लोगों ने खो दिए थे। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रिवर्स माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज रेज द डिमांड फॉर मनरेगा। मनरेगा जहां पर 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी किया जाता था, 125 डेज का हो गया है। ओके, तो वहां पे रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला, क्योंकि पहले माइग्रेशन क्या होता था, रूरल एरिया से अर्बन एरिया लोग मूव करते थे फॉर द जॉब प्रोस्पेक्ट। अब क्योंकि अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज हो रही है, वो बंद हो रही है, जॉब से निकाला जा रहा है और उनके लिए हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग है पुअर लोगों के लिए, तो वो लोग वापस से रूरल एरियाज में माइग्रेट करने लग गए कि जिससे उनको कुछ काम मिल सके अंडर द मनरेगा स्कीम और वो रह सके। सो ऑल दीज आर ट्रू। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ये सेशन हमारा आज का ओवर होता है, जहां हमने मॉड्यूल ए यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से कवर करे और उस पर बेस्ड एमसीक्यूज भी देखे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और साथ में फॉर ऑल द जेआईबी रिलेटेड अपडेट्स एंड क्विजेस डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।